हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक्स of the world leading towards the emergence of a cohesive global economy। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स होता है जो बहुत सारी इकोनॉमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब एक जगह मिलकर काम करें। द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड द emergence ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, पूरा जो वर्ल्ड है वो यूनाइटेड ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। Till 1991, the government of India had followed a policy of strict regulating imports in value and volume terms। 1991 तक इंडिया की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी इंपोर्ट को लेकर। इंपोर्ट में कोई भी वैल्यू या वॉल्यूम जो है हम इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रखी। दीज रेगुलेशंस वर विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट। ये जो पॉलिसी थी वो क्या क्या थी कि जो जब कोई भी गुड्स इंपोर्ट की जाती थी तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, कर बहुत ज्यादा था, इससे कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और जो जिस क्वांटिटी में जो गुड्स इंपोर्ट होती थी या एक्सपोर्ट होती थी वो एक निश्चित क्वांटिटी थी। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया उसमें व्यापार को छूट दी गई, व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। वर डायरेक्टेड टुवर्ड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो इंपोर्ट करते थे उसमें छूट दी गई और एक्सपोर्ट करते थे उसको बढ़ावा दिया गया। थ्रू रिलेशंस ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट कंट्री डज नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो कर था उसको, जो कर का जो स्ट्रक्चर था उसमें भी चेंज किया गया, कुछ छूट दी गई, और फॉरेन जो एक्सचेंज था वो भी बढ़ा। इससे जो है कंट्री में ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया ये इसलिए किया गया कि जो कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहे, ना कि अकेला रहे। ग्लोबलाइजेशन involve an increased level of interaction and interdependence among the various nations of the global economy। ग्लोबलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व था कि जो इंटरेक्शन था आपस में देशों के बीच में वो बहुत बड़ा, एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक थी वो जो सभी नेशंस पे आपस में डिपेंड हो गई। फिजिकल जियोग्राफिकल गैप और पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू सर्व ए कस्टमर इन ए डिस्टेंस जियोग्राफिकल मार्क। फिजिकल जो जियोग्राफिकल गैप था लोगों के बीच में, और जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज थी वो अब बैरियर नहीं था, उसका कोई भी अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा था ग्लोबलाइजेशन के आने से। और बिजनेस एंटरप्राइज था वो अपने कस्टमर की चाहे उनका कस्टमर कितनी भी दूर डिस्टेंस पे रहता हो उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। This has been made possible by the rapid advancement in technology and liberal trade policy of government। ये एडवांस टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की लिबरल पॉलिसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। Through the policy of 1991, the government of India moved the country to its globalization pact। 1991 में जो पॉलिसी लाई गई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उसके बाद हमारा जो देश है इंडिया वो ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न पे मूव हो गया। इंडियन इकोनॉमी का एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए किस तरह का है ये हमने अभी पढ़ा। इसमें क्या था कि जो 1991 में जो चेंज किए गए इकोनॉमिक पॉलिसी में वो क्या क्या थे, एक तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया और ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और लिबरलाइजेशन बढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन।
The Government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implications for the Indian economy. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने अनाउंसमेंट की नवंबर 8 को 2016 में, जिसका कि इंडियन इकोनॉमी पे गहरा प्रभाव पड़ा. The two largest denomination note 500 and 1000 were denominatized with immediate effect. जो दो बड़े जो नोट थे 500 का और 1000 का, वो बंद कर दिए गए अचानक से. Ceasing to be legal tender for except for a few specified purposes such as paying utility bills. और इन नोट को सीज कर दिया गया, इन पे इनका यूज करना इलीगल हो गया. इनका यूज सिर्फ हम कुछ जो स्पेसिफिक जो पर्पस थे उनमें इनका यूज कर सकते थे, जैसे कि किसी के बिल की पेमेंट करना, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में यूज कर सकते थे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे तो हम इनका यूज कर सकते थे, लेकिन वैसे जो है इनका यूज करना इलीगल हो गया था. This lead to 86% of money in circulation invalid. इससे 86% मनी जो थी सर्कुलेशन में थी वो इनवैलिड हो. The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restrictions placed on cash withdrawal. और ये जो इनवैलिड जो करेंसी थी इसको लोग इंडियन पीपल क्या कर सकते थे, बैंक में जमा कर सकते थे, और उनको जो है विड्रावल पे उनके रिस्ट्रिक्शन थी कि मतलब जो पैसा जो विड्रावल था वो नहीं कर सकते थे. इन अदर वर्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट. दूसरे शब्दों में जो डोमेस्टिक मनी था और जो बैंक डिपॉजिट था उनके कन्वर्टिबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया. द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन. डिमोनेटाइजेशन का जो एम था वो क्या था, करप्शन को रोकना. काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिमोनेटाइजेशन नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज. जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो ये करेंसी यूज की जा रही थी उसको रोकना. एंड स्पेशली द अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम. और जो इनकम ब्लैक मनी के रूप में जमा हो रही थी उसको रोकना था. दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज. जिसका कि टैक्स जो अथॉरिटीज थी उनको उसका नहीं पता था कि कितनी ब्लैक मनी किसके पास है. उसको रोकने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन किया गया. पिक्चर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. डिमोनेटाइजेशन को एक जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लिया गया. कैश होल्डिंग अराइज फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडीली डिपॉजिट इन बैंक एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स. जो जिन लोगों के पास कैश रखा था 5000 और 1000 रुपीज का, उनको बैंक में जमा किया गया और उनके एक्सचेंज में नए नोट दिए गए. बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनकाउंटेबल वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट ए पेनल्टी रेट. और जिन्होंने ब्लैक मनी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे कि उनके पास जो पैसा है वो ब्लैक मनी है कि नहीं है, मतलब जिनके पास बहुत भारी मात्रा में पैसा जमा था जिसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, उन पे जो है टैक्स की पेनल्टी लगाई गई. सेकंड फीचर, demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड. यह भी पता लगा कि डिमोनेटाइजेशन करने से कि गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि जो टैक्स की चोरी करते हैं उसको लंबे टाइम तक जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. थर्ड, डिमोनेटाइजेशन आल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन channelizing saving into the formal financial system. डिमोनेटाइजेशन से सेविंग जो थी वो बढ़ी. Though much of the cash that has been deposited in the banking system is bound to be withdrawal, but some of the new deposit schemes offered by the banks will continue to provide a base loan at lower interest rate. लेकिन जो बैंक में जो कैश जमा था उसका विड्रावल बढ़ा, लेकिन जो नई डिपॉजिट स्कीम निकाली गई बैंक के द्वारा उससे जो है बैंक में पैसा जमा भी हुआ और इस जमा पैसे को वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड
करवा सकते थे बैंक। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट ए लेस कैश और कैश लिटिल इकोनॉमी। और जो फोर्थ जो फीचर था डिमोनेटाइजेशन का, इससे डिमोनेटाइजेशन से क्या लाभ हुआ कि जो कैशलेस जो इकोनॉमीज है वो बढ़ी, चैनलिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। इससे जो है सेविंग की बढ़ोतरी हुई और जो टैक्स जो पे नहीं करते थे लोग, टैक्स पेमेंट भी इम्प्रूव हुई। Though there are argument against this as digital transaction require use of cell phone or customers and point of sale machines for merchants। डिमोनेटाइजेशन की जो एक डिसएडवांटेज थी वो क्या थी कि कस्टमर्स को सेल फोन की आवश्यकता हुई और जो मर्चेंट थे उनको मशीन्स थी उनका यूज करना पड़ा। इससे कस्टमर को थोड़ी दिक्कत हुई और मर्चेंट को भी दिक्कत हुई। कैशलेस जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई इससे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। On the contrary, these disadvantages counterbalanced by an understanding that it help people into the formal economy, thereby increase financial saving and reducing tax evasion। इस डिसएडवांटेज को इसलिए कम समझा गया क्योंकि लोगों की फॉर्मल इकोनॉमी में हेल्प की गई और फाइनेंशियल जो सेविंग थी बैंकों में वो बढ़ी और जो टैक्स चोरी करते थे वो कम हो गया। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, फर्स्ट मनी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंक में जो सेविंग थी वो बढ़ी, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, जो फाइनेंशियल सेविंग थी लोगों के पास वो बढ़ी। सेकंड, private wealth declined since some high demonetized note were not returned and real estate price fell। और जिससे क्या है कुछ जो डिमोनेटाइज नोट थे वो बैंकों में रिटर्न नहीं आए क्योंकि वो ब्लैक मनी था और इससे रियल एस्टेट के प्राइस भी गिरे। इससे लोगों के पास जो ब्लैक मनी था वो कम हुआ। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फोर्थ इज डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन अमंगस्ट न्यू यूजर इंक्रीज, जो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन था उनका यूज इंक्रीज हुआ। फिफ्थ, रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन, रियल एस्टेट में जो है प्राइस कम हो गए। और सिक्स इज टैक्स कलेक्शन, राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज इंक्रीज डिस्क्लोजर्स, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हुए जिनके पास ब्लैक मनी था तो इससे जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ी। डिमोनेटाइजेशन के कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान भी थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया कंप्लीट हो गया है और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।